Morning students, first most welcomes to all of you on my YouTube channels. I request to all of you, please subscribe my channels, share and forwarded their classmate. I hope that you will watch my channel, watch my topics. Today I am sharing a topics about the atom and molecules which is related to class 9th, आज हम लोग चर्चा करेंगे परमाणु और अणु, जो कि क्लास 9 से रिलेटेड है, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट की पुस्तक हो या सीबीएसई बोर्ड की हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। तो चलिए हम अपने शैक्षणिक यात्रा को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of the conservation of mass? इसका अर्थ ये हुआ, डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत की कौन सी अवधारणाएं द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करती है? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करती है। कौन सा? डाल्टन का which postulate related to the conservation of the mass, डाल्टन का कौन सा पॉस्टुलेट है जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है? तो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास? To the relation of the chemical reaction according to conservation of mass, period of the chemical reaction, atom neither destroyed nor created, only their arrangement and formed new substances. डाल्टन ने कहा था रासायनिक अभिक्रिया में, इन द केमिकल रिएक्शन, एटम नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। ठीक यही स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा गया है। ठीक यही स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के द्रव्यमान में न तो क्षति होती है, न तो इसका सृजन होता है, केवल नए तरीके से अरेंजमेंट होकर नए पदार्थों को बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, C+O2, CO2. It is the chemical reaction, it is the oxidation reaction, it is also called combustions, slow combustions, rapid combustions, explosive combustions। कार्बन का, शुद्ध कार्बन के एक मोल का मास माना जाता है 12 ग्राम। ऑक्सीजन 2 है, ये हुआ आपका 32 ग्राम। कार्बन 12, ऑक्सीजन 32।
आप देखिए LHS और RHS में 44 यूनिट ही सब्सटेंसेस प्राप्त होते हैं। कार्बन वही, ऑक्सीजन वही, केवल नए सिरे से अरेंजमेंट होता है, लेकिन इसके केमिकल प्रॉपर्टी में सदा के लिए अंतर हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन में सारे पदार्थ अपने मौलिक प्रॉपर्टी को खो बैठते हैं। इन द केमिकल रिएक्शन ऑल द रिएक्टेंट आर लॉसेस द NaCl प्रॉपर्टीज। हर एक रिएक्टेंट जो कि पार्टिसिपेट करता है हुई सब्सटेंसेस which is the participated in the chemical reaction are called reactant। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यहां देखिए तुलना अगर कंपेयर करते हैं, एटम तो खैर वही है लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत अंतर हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं रिएक्टेंट में। कार्बन इज द कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस, oxygen supporter of the combustions। When carbon react with oxygen after then form carbon dioxide, carbon dioxide is the bad supporters, extinguishers of the combustions। यह आग को बुझाने में सहयोग करता है, जबकि यह कंबस्शन को और तीव्र करने में सहयोग करता है, और कार्बन खुद ही कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस है। There are various forms of the carbon compounds: petrol, diesel, kerosene, asphalt, bomb, LPG, CNG, कोल। चूंकि कार्बन जो होता है एक प्रकार का यूनिवर्सल एलिमेंट, कार्बन इज द यूनिवर्सल एलिमेंट्स। कार्बन वर्ड इज द डिराइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज कार्बो व्हिच मीन्स इज कोल, कोयला। कार्बन एक यूनिवर्सल एलिमेंट है। आप अपने रोजमर्रे की किसी भी सब्सटेंस को उठाइए, उसमें कार्बन की उपलब्धि किसी न किसी रूप में है ही। तो पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। क्वेश्चन ये था कि डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड होता है। तो डाल्टन ने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एटम न तो नष्ट होते हैं, न उनका सृजन होता है, और नो नए पार्टिकल का फॉर्मेशन होता, भले नए पदार्थ बनते हैं नए सिरे से अरेंजमेंट होकर। यही बात कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा गया है। तो पहला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और आप लोग इसे जब विजिट करेंगे, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आई रिक्वेस्ट टू यू या आई होप दैट यू विल बी नेसेसरी वॉच माई टॉपिक्स व्हिच इज रिलेटेड टू क्लास 9th। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शन। डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित, कौन सा पोस्टुलेट, कौन सा स्टेटमेंट निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। स्थिर अनुपात के नियम में यह कहा गया है, अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वह फिक्स रेशियो में, when 2 more than 2 atoms combined with together in the fixed ratio, after then which substance is the form, that substance is the called compound। दो या दो से अधिक एटम जब आपस में मिलकर फिक्स रेशियो में, अगर उसका रेशियो फिक्स नहीं है तब तो वो मिक्सचर कहलाएगा। फिक्स रेशियो में मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि मैं एग्जांपल लेता हूं, वाटर, वाटर इज द यूनिवर्सल एक्सटिंग्विशर्स। इसमें 2 भाग हाइड्रोजन है, 1 भाग ऑक्सीजन है। रेशियो के हिसाब से, वेट के हिसाब से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16।
कॉमन फैक्टर से भाग दे दीजिए 1:8। भार के हिसाब से 1:8, भार के हिसाब से 1:8। अगर इस वाटर के बारे में हम चर्चा करते हैं, अगर इसके कंपोजिशन में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो रिक्वायरमेंट कंपाउंड वाटर प्राप्त नहीं होगा। वाटर को किसी भी सोर्स से लाइए आप, बी ऑब्टेन वेरियस सोर्स, बी ऑब्टेन वाटर वेरियस सोर्स एज लाइक हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लेक, फ्रॉम द आइस, ट्यूबवेल्स, रिवर्स। अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट किया जाएगा तो हर हालत में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात वही मिलेगा। या इसको आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बनेगी, किसी भी सोर्स से हाइड्रोजन को वाटर को लाया जाए उसमें रेशियो सेम रहेगा, इसलिए इसको स्थिर अनुपात का नियम कहा गया है। कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनिट प्रोपोर्शन रूल्स से। अगर अमोनिया की हम चर्चा करते हैं 1:3, अमोनिया को आप कहीं से भी लाइए, अमोनिया को आप कहीं से भी लाइए, चाहे वह लैब में बनाइए या नेचुरल सोर्सेस से लाइए, उसमें अनुपात यही मिलेगा। अगर आप मेथेन की चर्चा करते हैं तो 1:4। मेथेन इज कॉल्ड नेचुरल गैस, नेट एंड क्लीन गैसेस एंड एन आइडियल फ्यूल्स। It is also called CNG gas. When it is the compressed, after then its gas is the called CNG. It is also called fire dams, मार्स गैस। आप मेथेन को कहीं से भी लाइए, we obtain methane from the any resources, any sources, any sources. In the methane, ratio of the carbon and hydrogen 1:4। इसको डाल्टन ने भी कहा था और ये निश्चित अनुपात के रूल्स में भी कहा गया है। अब चलिए हम आगे की तरफ अपनी यात्रा को ले चल रहे हैं। पेशेंस रखेंगे, पेशेंस का जो अंतिम परिणाम होता है बड़ा ही सुखद होता है। अब हमारा क्वेश्चन है परमाणु एटॉमिक, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास यूनिट क्या है? दुनिया के हर पदार्थों को मापने के लिए कोई न कोई स्टैंडर्ड बनाया ही गया है। कपड़ा मापने के लिए मीटर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, सेल्सियस थर्मामीटर, लिक्विड्स, ऑयल्स, अन्य मटेरियल को नापने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं इंटरनेशनल स्तर पर। ठीक उसी प्रकार एटम इतने छोटे होते हैं जितना कि आप सोचते हैं उससे भी कई करोड़ गुना छोटा होता है। अगर 1 चम्मच साल्ट को यू टेक 1 टीस्पून ऑफ साल्ट्स, population of the whole world, particle of the salt counted by the all population of the world। अगर दुनिया के सारे आदमी इसे काउंट करना शुरू करें 1 एटम पर सेकेंड तो 20 लाख वर्ष से भी ज्यादा समय लग जाएंगे। और यह भी मैंने पढ़ाया है या आप पढ़े होंगे, मिलियंस में, 1 मिलियन में 10 लाख, मिलियंस में अगर एटम को एक के ऊपर एक रखा जाए, डेकोरेट किया जाए, तो उसकी मोटाई कितनी होगी यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा। एक कागज का जो
शीट होता है पेपर, उसके ठीक मोटाई के बराबर होगा, ठीक उससे मोटाई के बराबर होगा। तो एटम कितना छोटा होता है, जितना आप सोचते हैं उस सोच से भी बहुत काफी ज्यादा छोटा होता है। तो भाई इसको मापा कैसे जाए, इसकी बहुत सारी इनिशियल स्टेज में बहुत सारे लोग थ्योरी लिए, कभी ऑक्सीजन लिए, कभी आपको हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, हाइड्रोजन लाइटेड एलिमेंट इन द वर्ल्ड्स in periodic tables. In the present times, number of the total element 118. 118 एलिमेंट में सबसे हल्का आपका हाइड्रोजन होता है, बिकॉज हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन इन दियर न्यूक्लिक, उसके न्यूक्लिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो समस्या रहा कि भाई हम एटम को कैसे मापें। तो दुनिया के स्तर पर जिसको यूपाक सिस्टम कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके तहत दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि कार्बन का 1 मोल अगर शुद्ध है, कार्बन का अगर 1 मोल शुद्ध है, प्योर कार्बन, जैसे कोक हो गया, गैस कार्बन हो गया, इसके कोफिशिएंट में 1 है, कुछ नथिंग है। तो नथिंग मीन्स 1 इज द कॉमन कोफिशिएंट ऑफ द एनी अलजेब्रिक टर्म। 1 जो होता है हर अलजेब्रिक टर्म का एक कोफिशिएंट होता है। तो 1 ग्राम 1 मोल कार्बन बराबर 12 ग्राम होता है। 1 मोल कार्बन 12 ग्राम। और मैंने अपने विगत दिनों में अपने YouTube चैनल पर डाला है कि 1 मोल में 6.022 गुना 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो इतने एटम कार्बन का कितना वजन हुआ, 12 ग्राम हुआ। चूंकि 6.022 गुना 10⁻23 एटम्स मास बराबर आपका हुआ 12 ग्राम। तो भाई एक एटम का कितना होगा, 12 ग्राम में इससे भाग दे दीजिए, 6.022 गुना 10⁻23, 10⁻23, ये आपका हुआ एक एटम का वजन। तो भाई इसके 12, एक एटम के वजन का 12 पार्ट कितना होगा, तो इसमें गुना 1/12 कर दीजिए, 12 रिमूव हो जाएगा, 6.022 गुना 10⁻23, ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे कहेंगे, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु के कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 एटम कार्बन। आज के डेट में केवल यू यूनिफाइड, केवल यू लिख देने से ही काम चलता है। पहले वर्तमान समय भी एटॉमिक मास यूनिट आप लिख सकते हैं, लेकिन आप देखे होंगे प्रायः जिक्र किया जा रहा है यूनिट का केवल। अब यहां पर एटॉमिक मास यूनिट, तो डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट।
1/12 mass of one atom of carbon is called atomic mass unit। इसे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब इसी से जो प्रकृति में एलिमेंट उपलब्ध हैं, एटॉमिक मास यूनिट उससे हम लोग निकालते हैं। और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन एक बार डाला भी है कि एटॉमिक मास यूनिट किस प्रकार से हम निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए आपके पास 144 यूनिट है और डोजन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 12 से भाग देते हैं तो आपका 12 डोजन होता है। ठीक उसी प्रकार अगर प्रकृति में, नेचर में कोई एलिमेंट ग्राम में प्रेजेंटेड है, तो उस नमूने में इस मास के कितने यूनिट बनेंगे, उस मास के कितने यूनिट बनेंगे, इसे डिवाइड करके हम लोग एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं। अब चलिए आगे का हमारा प्रश्न है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा हमको उम्मीद लग रहा है कि आप लोग पेशेंस से जरूर इस वीडियो को देखेंगे। और अधूरा वीडियो तो खैर देखने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। एलिट नॉलेज इज द डेंजरस थिंग्स, ऐसा हमारे पूर्वज लोग, संत लोगों ने कहा है। किसी भी संदर्भ में जानकारी जब भी रखना चाहिए तो पूरी जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाई इज it not possible to see an atom with naked eye। हम लोग एटम को अपने खुली आंखों से क्यों नहीं देख पाते हैं? हम लोग एटम को खुली आंखों से क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका क्या कारण है? इसका तो मैं विश्लेषण पहले ही कर चुका हूं। एटम इतने छोटे होते हैं कि मैग्नीफाइड ग्लास से ही, मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, एक सकारात्मक कल्पना की जा सकती है। एटम का आकार साइज ऑफ द एटम वेरी स्मॉल, टू स्मॉल, it is cannot see with the naked eyes। अभी मैंने बताया इसके पहले, इसके आकार इतने छोटे होते हैं कि जितनी आप कल्पना करते हैं उससे कई हजार गुना और छोटा होता है। और मैंने यह भी बताया कि एक चम्मच साल्ट को अगर ले लिया जाए और उसे काउंटिंग करने के लिए पूरे दुनिया के आदमी से कहा जाए 1 एटम पर सेकंड, कई लाख वर्ष इसमें लग जाएंगे। मैंने ये भी बताया था मिलियंस में एटम को एक के ऊपर एक अगर डेकोरेट किया जाए तो उसकी मोटाई केवल एक पेपर के शीट के बराबर होती है। तो अनुमान लगा सकते हैं जब एटम इतना छोटा होता है इसको नेक्ड आई से देखना संभव नहीं है। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे का हमारा प्रश्न है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको सूत्र लिखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सूत्र लिखने का तरीका क्या होता है। इसके लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और सिंबल ये आपको तो मस्ट है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और सिंबल तो आपको मस्ट है। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। कहने का मतलब इसका होता है 2 8 1 और इसका होता है 2 6। इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे परमाणु त्याग कर या ग्रहण करके अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करता है। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is the donated or accepted by the atom to completed their octant। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ये त्याग नहीं सकता है। ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत ही हार्मफुल होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने यह एक डिटरमाइन कर दिया है कि कोई भी एटम 3 इलेक्ट्रॉन तक ही गेन कर सकते हैं और लॉस कर सकते हैं। तो भाई इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और सोडियम को कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना होगा। तो डोनेट का ये डोनेटर हुआ, ये एक्सेप्टर हुआ। तो इसका 1 वैलेंसी, इसका 2 वैलेंसी। और रासायनिक संयोजन के दौरान इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है। देखिए कितना इजी तरीके ने बताया। सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 याद करना पड़ेगा आपको ये, और क्लोरीन का होता है 1। ये हाइड्रोजन परिवार का मेंबर है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दोनों का एक्सचेंज हो जाता है AlCl3। अब आपका है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। अब देखिए सोडियम का 1 होता है और सल्फर का 2 वैलेंसी होता है। दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा तो Na2S बनेगा, Na2S बनेगा। अब है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम लिखिए और हाइड्रोक्साइड लिखिए। इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2 होता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों का एक्सचेंज हो जाता है। Mg पर 1 आ जाएगा, OH पर 2 आ जाएगा। ये आपका हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपका है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का 2 होता है और क्लोरीन का 1 होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, लिखते हैं MgCl2। अब हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम लिखिए और ऑक्सीजन लिखिए। कैल्शियम का 2 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। कैल्शियम का 2 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। अगर दोनों एक्सचेंज करते हैं तो ऐसे ही रह जाएंगे फ्री फॉर्म में।
और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर से भाग दे देते हैं। इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसका सूत्र हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपका है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, यहाँ कॉपर लिखिए और यहाँ पर नाइट्रेट लिखिए। कॉपर, कॉपर तो ऐसे वेरिएबल वैलेंसी है, यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं और नाइट्रेट का 1 होता है। दोनों का जब एक्सचेंज होगा तो CuNO3 यहाँ 2 होगा। ये हो गया आपका कॉपर नाइट्रेट। अब है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम लिखिए और कार्बोनेट लिखिए। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है और कार्बोनेट का वैलेंसी, कार्बोनेट का भी वैलेंसी 2 होता है। अगर वह एक्सचेंज करता है तो फिर इसी फॉर्म में रह जाएगा, कॉमन फैक्टर से भाग दे देते हैं तो CaCO3 बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब है हमारा प्रश्न निम्नलिखित एंड राइट द डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब इसका नाम लिखना है, क्या है इसका आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहला आपका है Al2SO4 दूसरा आपका है CaCl2, तीसरा है K2SO4, चौथा है KNO3 और पांचवा है CaCO3। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट, मिनियम सल्फेट लिखेंगे, सल्फेट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ये कैल्शियम कार्बोनेट। अब है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला का अर्थ क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, व्हेन वी द राइट एनी कंपाउंड्स एटम्स बाय द हेल्प ऑफ द सिंबल्स, सिंबल्स मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड द केमिकल फॉर्मूला। जैसे मान लिया जाए वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CaO। केमिकल फॉर्मूला, when the substances are represented by the help of the symbol on molecules is called the chemical formula। तो केमिकल फॉर्मूला केवल नाम ही नहीं दर्शाता है। अब चलिए हम वाटर के बारे में चर्चा करते हैं। 1 भाग हाइड्रोजन, 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन। अब चलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। कैसे भाई, इसका 2 होता है, इसका 16 होता है, कॉमन फैक्टर से हम भाग दे दिए। और चलिए इसका 2 ग्राम हाइड्रोजन का 2 ग्राम
ऑक्सीजन के 16 ग्राम से संयोग करता है और वाटर का 18 ग्राम बनाता है। वाटर का 18 ग्राम बनाता है। और क्या देता है भाई, वह देखिए, इसमें वाटर के एक मोलिकुल्स को बताता है, वाटर के एक मोल को बताता है। कंपोजिशन में बताता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से इसका रेशियो सदैव फिक्स होता है, होल इंटीजर्स में होता है। यानी बहुत सारे, जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो आपको एक इक्वेशन दे दिया रहेगा और लिखा जाएगा राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट फॉलोइंग द इक्वेशन। दिए गए इक्वेशन से आप क्या क्या सूचनाएं प्राप्त करते हैं, दिए गए इक्वेशन से आप क्या क्या सूचनाएं प्राप्त करते हैं, उस सूचनाओं को आप लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक्स यहीं तक रहा और मैं उम्मीद करूंगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे विजिट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे और अपने क्लासमेट को फॉरवर्ड भी करेंगे। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉरवर्ड dear classmates. Thank you very much.